देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्लाउड के बारे में। ठीक है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। जैसे क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आप एज्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, हाँ, ठीक है। इसी तरह से AWS आपने सुना होगा, राइट। इसी तरह से गूगल का भी है, गूगल क्लाउड। तो ये सब क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड सर्विसेज का मतलब है वी हैव सेट अप ए सर्वर दैट होस्टेड ऑन ए लाइक ए डेटा सेंटर। मतलब ये जो सारी चीज है ये एक्चुअल में तो डेटा सेंटर में है किसी न किसी जगह पे, लेकिन ये जो सारी है ये वाया इंटरनेट एक्सेस होती है, ठीक है। और हमें नहीं पता कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। एक्चुअल में जो यूजर है वो ये नहीं देख पा रहा है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर है, बट वो क्या कर रहा है, उस स्टोरेज को यूज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द क्लाउड, उसे क्लाउड कहते हैं, ओके। ठीक है। यानी कि इसका देखो और अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे वन ड्राइव वगैरह होती है। या आप वन ड्राइव में डेटा रखते हो ना अपना, ये देखो राइट। यहाँ पे वन ड्राइव है। अब आपने डेटा रख तो लिया, आपने फोल्डर ओपन किया यहाँ पे और तमाम तरह के यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव कर लिए, ठीक है। पर हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे स्टोर कर रहा है ये एक्चुअल में। तो राइट। अगर लोकेशन पता करना चाहें तो नहीं पता कर सकते कहाँ पे रखा है। तो हो सकता है किसी डेटा सेंटर में रखा हो सकता है US में है, UK में है, ठीक है, या फिर कहीं और भी है, ठीक है। तो ये सब जो डेटा स्टोर हो रहा है ये क्लाउड सर्विसेज को यूज करके हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये सारे जितने भी जो सर्विसेज है, जैसे एज़्योर है, AWS है, गूगल है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, दो तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट जो मेथड है वो ये कह रहे हैं कि हमसे आप इंफ्रा परचेज कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी जो सर्विसेज है वो ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्या है, हमारे एप्लीकेशंस को यूज करो। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का मतलब ये है कि यू हैव टू परचेज ए सर्वर ओके। ऑन द क्लाउड। जैसे कि अभी मैं अब सर्वर यूज करना चाहता हूं तो मुझे एक क्या चाहिए, फिजिकल मशीन चाहिए, राइट। ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या होगा कि जो मशीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल मशीन मिलेगी। यहाँ पे कैसी मशीन मिलेगी, मुझे वर्चुअल मशीन मिलेगी। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि उसमें फिजिकली मैं नहीं देख पाऊंगा कि फिजिकली कहाँ पे लोकेट कर रही है, बस मुझे वो क्या कर रहा है, एक मशीन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। राइट। और उस मशीन को यूज करके मैं काम कर पा रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जैसे कोई नई कंपनी खोली है, स्टार्टअप कंपनी, तो स्टार्टअप कंपनी अगर सर्वर परचेज करने जाएंगी तो 5 लाख का 10 लाख का सर्वर वो परचेज करेगी, फिर स्टोरेज भी परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको मैनेज करने के लिए एक एडमिन भी रखना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो मैनेज हो रही हैं इनमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लग रही है कंपनी की। अब कंपनी ने सारा कुछ परचेज कर लिया, अब कंपनी चले ना चले ये कोई तो बात नहीं है ना। मतलब हो सकता है चल भी जाए, साल 6 महीने में चल जाए कंपनी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी ना चले, तो इतना जितना आइटम्स उन्होंने खरीदा है वो वेस्ट हो जाएगा ना। राइट। तो अब कंपनी क्या कर रही है, जितनी भी कंपनी जो मार्केट में आ रही है, जो स्टार्टअप खोल रही है, वो अपने सर्वर ना लगा के सर्वर्स को परचेज कर लेती है, कहाँ से, क्लाउड सर्विसेज के थ्रू। तो वो जाएंगी गूगल के पास, AWS के पास और बोलेंगी कि हमें क्या करें, एक सर्वर दे दीजिए और जैसे जैसे मेरी जरूरत होगी मैं सर्वर को बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो बाद में उसे आप स्केल कर सकते हैं, तो इसमें स्केलेबिलिटी है, ठीक है ना। मतलब अपने अकॉर्डिंग वो उसे बढ़ा सकते हैं और जो हाँ, भी है। अगर मेरी जरूरत है तो मैं 10 सर्वर परचेज कर लूंगा और मेरी जरूरत नहीं है तो 10 सर्वर के 5 कर दूंगा। ठीक है। तो उसका जो रेंट है ना वो आपको मतलब रेंट नहीं देना पड़ेगा, ये सर्वर है हम रेंट पे ले रहे हैं एक तरीके से। ओके। तो ये क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि रेंट पे सर्वर दे रही है हमें एज इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ओके। अब आपने सर्वर ले लिया, आप चाहते हो कि स्टोरेज परचेज करना, तो ये स्टोरेज भी आपको रेंट पे दे देगी। और आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह की हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हो,
ठीक है। एक तो देखो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है हमारे पास, तो सर्वर में जो यूज होती है वो होती है SCSI हार्ड ड्राइव। सर्वर में कौन सी हार्ड ड्राइव यूज? SCSI। ठीक है। अब SCSI का भी एक और छोटा रूप है जिसे कहते हैं SAS। क्लाउड पे आपको जो मिलेंगी SAS ड्राइव मिलेंगी, ठीक है, और SSD ड्राइव मिलेगी। SSD का नाम सुना होगा आपने, SSD बहुत सुना है। पॉपुलर हो गया। ये नई आई है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ऐसी ड्राइव है जिसमें क्या है, मोटर नहीं है लगी हुई। यानी कि जब वो पहले क्या होती थी कि जो ड्राइव होती थी वो घूमती थी, ठीक है ना, लेकिन अब घूमती नहीं है क्योंकि उसमें मोटर नहीं है। अब सिर्फ क्या है, चिप है इसके अंदर। जैसे पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव में कोई मोटर नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो स्पिन करे। पहले हार्ड डिस्क स्पिन करती थी क्योंकि उनमें क्या होता था, प्लेटर होता था अंदर, राइट। और यहाँ पे क्या होती थी, ये इस जगह पे यहाँ से एक हेड आता था, ये हेड मूवमेंट करता था, राइट। और ये ऐसे घूमती थी सर्कुलर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये मैकेनिकल चीज है ना, तो ये खराब हो सकती है। कोई भी चीज अगर रोटेट हो रही है तो वो कुछ दिन बाद क्या होगी, खराब हो जाएगी। जैसे फैन है आपका, फैन चलाते रहते हो तो फैन के क्या है, कट कट की आवाज आती है ना कभी कभी। हाँ वो जी। क्यों हो रही है, क्योंकि वो मोटर चल रही है उसके अंदर लगातार, और कुछ ना कुछ वो पार्ट्स क्या है घिस रहे हैं उसके, ठीक है, तो उसकी लाइफ कम है। तो लेकिन जो SSD ड्राइव है इसमें कोई भी मोटर नहीं लगी, चिप है, तो इसकी लाइफ ज्यादा है, ठीक है। तो सर्वर में दो ही तरह की हार्ड डिस्क यहाँ पे यूज होंगी, या तो SAS ड्राइव यूज होंगी या SSD होंगी, ठीक है। SAS जो होती है स्मार्ट SCSI होती है, ये इन्हें कहते हैं स्मार्ट SCSI। SCSI तो पहले चलती थी, ये पहले सर्वर पे चलती थी। SCSI जो ड्राइव है आपकी, ये लार्ज होती थी, साइज में बहुत बड़ी होती थी, लेकिन अब ये रिप्लेसमेंट कर दिया गया है किससे, SAS ड्राइव से, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ले लेंगे SAS ड्राइव, ठीक है, और अगर आपको सारी प्रीमियम लगानी है तो प्रीमियम SSD, ये प्रीमियम कैटेगरी की, ये प्रीमियम कैटेगरी में आती है। तो आप जब क्लाउड के अंदर हार्ड डिस्क परचेज करोगे, यानी कि स्टोरेज जब लगाओगे, तो वहां पे आपसे पूछेगा कि आपको प्रीमियम SSD की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अगर आपको सर्वर को बहुत फास्ट चलाना है तो आपको यू हैव टू चूज प्रीमियम SSD, ठीक है, अदरवाइज आपको मिल जाएंगी SAS, ठीक है। ओके, सो SAS में उतना फास्ट नहीं चलेगा जितना SSD में चलेगा। चलेगा तो फास्ट, चलेगा फास्ट, पर इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक मैकेनिज्म होता है SSD में। देखो क्या होता है, ये जो ड्राइव है इसमें क्या होता है, कैश जो होती है, ये देखो दो चीजें होती है इसके अंदर। क्या होता है, एक कैश होती है और एक नॉर्मल स्टोरेज होता है एक्चुअल में। तो इसमें क्या होता है कि जो फाइल को हम यूज नहीं करते वो इधर चली जाती है, और जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो इधर कैश में चली जाती है। तो कैश में क्या है, ये बफर बना लेती है। ये क्या बना लेती है, बफर। बफर जो होती है हाई स्पीड से मेमोरी में ट्रांसफर करता है फाइल्स को। क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है, ये आपकी रैम है, ये आपका CPU है, और ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे। तो क्या होता है, CPU का काम होता है एग्जीक्यूशन का, कोई भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने का काम है CPU का। रैम का काम है टेम्परेरी होल्ड करना डेटा को। जो भी फाइल ओपन करोगे वो टेम्प में ओपन करोगे, टेम्परेरी। जैसे आपने कोई, अभी मैंने ये खोल रखा है, तो ये किस जगह पे स्टोर है, अभी रैम के अंदर। अगर लाइट चली जाएगी तो रैम में से डेटा निकल जाएगा। अगर सेव नहीं किया मैंने, तो रैम क्या होती है, टेम्परेरी नेचर की होती है। तो ये टेम्परेरी होल्ड कर रही है उस डॉक्यूमेंट को, लेकिन आफ्टर सेविंग द डॉक्यूमेंट इज गोज टू हार्ड ड्राइव, यहाँ चला जाएगा। आपने सेव कर दिया इसे, कहाँ चला गया, हार्ड ड्राइव में, ठीक है। लेकिन किसी फाइल को जब मैं फैच करूंगा तो वापस से हार्ड ड्राइव से कहाँ जाएगी, रैम के अंदर जाएगी। तो क्या है कि रैम क्या है, एक तरह का टेम्परेरी एरिया है जो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट लाइक दैट SSD में भी क्या है, इसी तरह का मैकेनिज्म है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, मैंने दो रैम लगा रखी है, एक इधर लगा रखी है, एक इधर, यहाँ भी रैम है और यहाँ भी रैम है। तो रैम से रैम में जाने में जो टाइम है वो फास्ट है,
मतलब कोई भी चीज है जब हार्ड डिस्क से ओपन करूंगा तो वो पहले ओपन होगी टैंप के अंदर और उसके बाद वो क्या करेगी, यहाँ भेजेगी उसको, ठीक है, और यहाँ पे भी जाके वो ओपन हो जाएगा। तो एक पेज यहाँ ओपन हो जाएगा, एक पेज यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैम में जो भी चीज स्टोर करती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, पेज फाइल के अंदर। ठीक है। पेज फाइल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये एक ऐसे चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां से इसको कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है ना। ओके। और अगर आपका सिस्टम में ब्लू स्क्रीन आ जाती है तो वहां पे लिखा आता है इनवैलिड पेज फॉल्ट, ठीक है ना। क्या लिखा आता है, इनवैलिड पेज फॉल्ट। ये एरर क्यों आई है, क्योंकि रैम के अंदर ये पेज फाइल में से डेटा निकालने की कोशिश हो रही है और किस वजह से ये पेज फाइल में से डेटा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो ये फॉल्ट आ गया इसके अंदर। तो ये किस वजह से होता है, फॉल्टी रैम की वजह से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारी ये काम करती है एसएसडी, समझ रहे हो। ये इसका मैकेनिज्म, ये बफर बना लेती है, बफर के थ्रू ही डेटा को भेजती है रैम में, ठीक है। तो जल्दी से भेज देती है तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो हार्ड ड्राइव है ये इस तरह से स्टोरेज में यूज हो पाएगी। ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कुल मिला के, ठीक है। चाहे तो आप सर्वर वहां पे परचेज कर लेंगे, कोई भी उसके अंदर वीएम बनाएंगे, स्टोरेज बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपने कंटेनर्स का नाम सुना होगा। कंटेनर जो है जस्ट लाइक ए वीएम, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो नहीं होता। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एप्लीकेशन रन करता है। तो इसमें देखो क्या है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम तो काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, विंडोज 7, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। लेकिन अब इन्होंने कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया कि आप क्या करेंगे, ओएस को यूज ना करें और डायरेक्टली ओएस का सपोर्ट बाहर से ले लें। तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कंटेनर्स। वो कंटेनर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब कम से कम मेमोरी में काम हो रहा है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से आपका जो रेंट है वो कम पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्लाउड सर्विसेज ये भी प्रोवाइड कर रही है कि भाई आप कम जो है, कम पैसों में चलाना चाहते हो कोई भी एप्लीकेशन, तो आप कंटेनर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्या है, एक और चीज है यहाँ पे, एप्लीकेशंस। तो क्लाउड सर्विसेज क्या करती है, एप्लीकेशंस को सपोर्ट भी देती है। यानी कि उन्होंने एप्लीकेशंस को अपने सर्वर के ऊपर होस्ट किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने डेटा सेंटर खोला एक। इस डेटा सेंटर के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सर्वर होस्ट कर लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वर होस्ट किया और इस सर्वर के अंदर क्या डाल दिया, एक एप्लीकेशन डाल दिया, ठीक है। अभी एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे केस में ये है ऑफिस 365, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यूजर क्या कर रहा है, क्लाउड सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन एक सर्विस है जो आपको मिलती है ईयरली या फिर मंथली। तो जो अगर आप चाहते हो कि मंथली चार्ज कटे तो मंथली आप चूज करोगे, अदरवाइज आप चूज करोगे ईयरली, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आपके पास सब्सक्रिप्शन में भी चूज करने के लिए रहता है कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज यूज करो। तो ऑफिस 365 एक्चुअल में क्या है, एक प्रोडक्ट सूट है। इट इज ए प्रोडक्ट सूट। प्रोडक्ट सूट उसे कहते हैं जिसके अंदर एक एप्लीकेशन ना होके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो। ओके। जैसे कि आपने कहा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का तो नाम सुना है आपने, राइट। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड भी है, देखो, पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी है, ठीक है, और भी होते हैं ना बहुत सारे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस भी होता है एक, एक्सेस, राइट, ठीक है।
एक होता है MS प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब जो है MS ऑफिस के अंदर। तो MS ऑफिस इज ए प्रोडक्ट सूट। प्रोडक्ट सूट वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑफिस 365 के अंदर भी ये सारी चीजें हैं। अगर आप ऑफिस 365 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा, ये तो खैर नहीं मिलेगा। एक्सेल मिलता है और इसकी जगह विजियो मिल जाता है आपको, MS विजियो। विजियो होता है बेसिकली जैसे कोई आप कुछ क्या कहते हैं उसको, डिजाइन बनाना चाहते हो, उसके लिए आप यूज किया कभी? यूज नहीं किया, इंस्टॉल किया हुआ है। ये डिजाइनिंग के लिए है, कुछ डिजाइनिंग वगैरह करनी है अगर आपको, उसके लिए होता है। ये MS प्रोजेक्ट ये प्लानिंग के लिए होता है, ये होता है प्लानिंग के लिए। ये डेटाबेस के लिए होता है, डेटाबेस बनाने के लिए। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट एप्लीकेशन PPT वगैरह बनाते हैं। राइट। वर्ड में आप क्या करते हो, कुछ भी लिखने का काम कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक ही पैकेज के अंदर मिल रही है, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट सूट। उसी तरह से हमारा जो ऑफिस 365 ये भी क्या है, प्रोडक्ट सूट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक सर्वर डेटा सेंटर के अंदर लगाया, होस्ट कर लिया इसे, होस्टेड ऑन द क्लाउड। अब ये क्लाउड पे होस्ट है, यानी कि हमारे लिए क्लाउड है, उनके लिए तो ऑन प्रीमाइस हो गया ना, ये वो तो डेटा सेंटर पे रख दिया उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस जो माइक्रोसॉफ्ट ने एप्लीकेशन डाली, ये एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या है, ये एक्सचेंज सर्वर का ही पार्ट है ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ये नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसे परचेज करोगे तो बेसिकली अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। जैसे अब मैंने कहा आपको कि आपने ले लिया ये वाला, आपने ले लिया होम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, तो होम प्रीमियम में आपको ये सारी चीजें मिल गई। ठीक है, पर इसमें मेलिंग का कुछ नहीं मिला आपको, देख रहे हो आप, इसमें मेलिंग का कुछ नहीं है। अगर आप मेलिंग का प्लान चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो आपको बिजनेस प्लान आपको परचेज करना पड़ेगा। तो बिजनेस जो प्लान जो इसका आता है वो आता है E3 सब्सक्रिप्शन। E3 तो ये कह सकते हो ऑफिस 365 E3 सब्सक्रिप्शन, ये आपको लेना पड़ेगा। तो बिजनेस प्लान में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको मिलेगा स्काइप फॉर बिजनेस। ठीक है, ये इसमें मेन होते हैं, और भी चीजें इसके अंदर होती हैं, आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ होम प्रीमियम सबसे बेसिक होता है, मतलब उसमें खाली हमें मेलिंग का कुछ नहीं मिलता। ये वर्ड, एक्सेल, PPT यही मिलेगा। ये बिगिनर्स के लिए। ओके, तो इसमें प्लान बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये होम प्रीमियम हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद 2-3 प्लान और है, वो मैं आपको वेबसाइट से डायरेक्ट बता दूंगा कौन से। और हमें जो लेना पड़ता है ना, जो एंटरप्राइज में यूज करते हैं, वो बिजनेस प्लान होता है, वो होता है E3 सब्सक्रिप्शन। E3 होता है, E5 भी होता है इसमें। E5 और भी ज्यादा महंगा होता है। तो बेसिक जो है वो ये ज्यादा चलता है। इसमें आपको 25 यूजर्स का लाइसेंस मिलता है। ओके, तो जो ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है वो यही होता है बिजनेस प्लान? हाँ, बिजनेस प्लान होता है, क्योंकि उन्हें ना यूजर्स को कनेक्ट करना होता है। अब जैसे मैं तो एक सिंगल प्लान ले लूंगा तो उसमें मैं एक ही यूजर बना पाऊंगा, राइट। लेकिन क्या होता है कि हमें क्या है कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे 25 यूजर्स लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ओके, तो आपको उसमें बता देगा भी कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे।
तो करीब ये 1440 रुपए के आसपास होता है इसका। ये ईयरली है? कौन सा? ये 1400 रुपए, 1440 रुपए। नहीं, ईयरली नहीं होता ये, ईयरली तो और महंगा पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग है उसमें, ये तो मैं आपको वैसे ही जनरल बता रहा हूँ कि इतना होता है कम से कम ये। ओके। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपकी। ये एप्लीकेशन जो है होस्टेड है, यानी कि ये क्लाउड के ऊपर होस्ट है। तो आपका जो ऑफिस 365 है ये क्लाउड के थ्रू ही चलेगा, यानी कि आपको उसमें खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि पैसे देके खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी आपने इसका कभी प्लान लिया है अपने ईमेल आईडी से? नहीं। या फोन नंबर रजिस्टर करके? तो आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा इसका। ओके। फ्री ट्रायल मिल जाएगा आपको इसका 30 डेज का, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, तो मुझे अभी तो मिलेगा नहीं मेरे मेल पे। तो आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट पे मेल है, ईमेल आईडी है क्रिएट किया हुआ आपने? माइक्रोसॉफ्ट पे तो नहीं किया अभी। तो बना देंगे, और क्या होगा, बना देंगे। फोन नंबर आपका उसमें जाएगा पर, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर। ओके, तो हमें 30 डेज वो फ्री मिलेगा, उसके बाद चार्ज होगा? हाँ, उसके बाद चार्ज होगा। तो ये आपका बनवा देंगे और उसके बाद ही ये आप कर सकते हो। उस पर 30 दिन के लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। 30 दिन बाद ही एक्सपायर कर जाएगा आपका। ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो इस पे कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज बता रहा हूँ आपको। ये तो आपका देखो ट्रायल जब आप परचेज करोगे, अब क्या होगा, जैसे आप परचेज करोगे ट्रायल को, तो आपको क्या है यहाँ पे एक टीनेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीनेंट। अब ये माइक्रोसॉफ्ट टीनेंट क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। ये माइक्रोसॉफ्ट जो टीनेंट है ये किसी भी नाम से आप खोल सकते हो। जैसे कि आपकी कंपनी का नाम जो है XYZ है, तो XYZ नाम से आप इस अकाउंट को, बिजनेस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो है, मैं देखता हूँ मेरा चल ही रहा होगा अभी तो। तो यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा admin.microsoft.com। तो जैसे आप इसे खोलोगे ना, अभी मेरा तो यहाँ सेटअप है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो देख रहे हो आप, neeraj@sysportal.onmicrosoft.com। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना पार्ट, ये टेनेंट नेम है। ओके, ये और देखो आपकी यहाँ नाम की एंड @ के बाद जो है मेरा ये है, देखो टेनेंट नेम sysportal डॉट। अब ये है आपका, ये देखो आगे आपका लिखा आ रहा है इसमें onmicrosoft.com। onmicrosoft जो .com है, ये माइक्रोसॉफ्ट का पोस्ट नेम है। ठीक है, onmicrosoft.com। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो गया टीनेंट नेम, यानी कि दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन नेम फॉर एक्सेसिंग योर बिजनेस अकाउंट। और ये कहाँ पे है आपका onmicrosoft.com डोमेन पे है। दिस इज द डोमेन नेम। ठीक है, ये डोमेन नेम है माइक्रोसॉफ्ट का, जहां पे ये होस्ट होगा। राइट, ठीक है। तो ये पूरा जो एक ये बन जाएगा आपका, ये मतलब एक वेबसाइट कह सकते हो आप। ठीक है ना? तो ये इस टाइप की बन जाएगी। अब क्या करोगे, इसमें आप जब क्रिएट करोगे तो एक यूजर अकाउंट इसमें बनता है, यूजर अकाउंट। ये यूजर अकाउंट जो होता है ये आपका होता है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि पूजा नाम से मैंने बना लिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उस नाम से ये टीनेंट एक्सेस होगा, और इस टीनेंट के जितने भी एडमिन राइट हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये होता है फुल राइट्स के लिए।
मतलब इसमें आपको जो है फुल राइट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आप जो लॉगिन किया है, जैसे मान के चलते हैं, अब जैसे मैं इसको लॉगिन करूंगा तो देखो नीरज करके आ रहा है ना, राइट। तो ये पूरा जो नाम है ये देखो, ये यूजर नेम आ गया, और ये कहाँ पे है, इस डोमेन पे। ओके। ठीक है ना, यानी कि यूजर कहाँ बना हुआ है, इस डोमेन पे बना हुआ है, और ये नीरज यूजर क्या है, इज ए ग्लोबल एडमिन फॉर दिस अकाउंट। ओके। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, ये प्रोटेक्ट, आप इसको प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। ठीक है, तो देखो इसके बाद नेक्स्ट जैसे आप करोगे, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा आपसे। पासवर्ड। ठीक है, सेव किया हुआ है। पासवर्ड भूल गया लगता है, मैं चेंज कर दिया था क्या। पासवर्ड लगता है इसका रीसेट करना पड़ेगा मुझे। वो ऑप्शन आ रहा है वैसे, रीसेट इट नाउ। मैं सोच रहा हूँ कि खुल ही जाए, और गति करना पड़ेगा। ये आगे जाके ना पेज ही एक्सपायर कर रहा है इसका, तो रीसेट वाले का ना पेज एक्सपायर हो जा रहा है। अच्छा। ये लगता है, मुझे लग रहा है ट्रायल खत्म हो गया शायद इसका, इसलिए नहीं कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, हम नया बना लेंगे ना उस पर। ठीक है, तो ये समझ, ये चीज समझ आ गई आपको। हाँ। तो यहाँ पे आप टीनेंट बनाओगे और उसके बाद जो है लॉगिन करोगे, तो आपका जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो इसको लॉगिन करने कैसे करना है, आपको बनाना कैसे है। ईमेल आईडी आप दोगे अपना। पूजा सौरभ 163। ईमेल आईडी आपका कौन सा, जीमेल पे है। हाँ, जीमेल। चलो जीमेल का ही दे देना। ठीक है, देखो यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे ये वाला लिंक है। ठीक है, E3 एंटरप्राइज। ठीक है। तो ये बढ़ा दिया यार, पहले 1440 थे, बढ़ा दिए इसने 2305 रुपए यूजर पर मंथ। तो ये देखो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि इतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पे ट्रायल का ऑप्शन आता है,
ट्रायल बंद कर दिया इसने लगता है। देखो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसमें ये सारी चीजें आप ओपन कर सकते हो। ये देखो, विंडोज फॉर एंटरप्राइज, ऑफिस, मोबाइल, आउटलुक, बुकिंग्स, ये सारे इसके अंदर फीचर्स है। तो ये प्रोडक्ट सूट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये देखो, ठीक है ना। ये देखो, विजियो फॉर द वेब, विजियो भी दे रखा है, ठीक है। बिटलॉक, डेटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी है इसके अंदर, डिफेंडर, एज्यूर, डायरेक्टिव प्रीमियम। इन्होंने प्लान चेंज किया है इसका मतलब, क्योंकि पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी इसमें, अब डाल दी इन्होंने। इसमें तो यार देखो, लगता है नहीं कि ये ट्रायल देगा, क्योंकि यहीं पे लिखा आ जाता था ट्रायल। वो वैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का पूरा वो भी तो होता है जहाँ पे सारे प्लान शो होते हैं। हाँ ये रहा ना, ये इन्होंने ट्रायल खत्म कर दिया, ये तो ट्रायल बहुत खत्म कर गलत दिया, किया। यही है ना, तभी वो लॉगिन नहीं हुआ ना, मेरा लगता है उन्होंने ट्रायल ही खत्म कर दिया शायद। ये कब हुआ वैसे? अरे पिछले महीने तो मैंने यूज किया था। हाँ अभी मतलब थोड़े दिन पहले मैंने भी ये प्लान में देख रही थी, तब आ रहा था 30 डेज ट्रायल वाला। 1440 रुपए लिखा आता था यहाँ पे, अब ये बढ़ा के 2305 कर दिया उन्होंने। ये पर यूजर का 2305 रुपए लेंगे पर मंथ ये, ठीक है ना। पहले शायद पहले 1440 के आसपास ऐसे कुछ था। हाँ, तो ये सबसे जो बेसिक प्लान है वो E3 है यहाँ पे, ठीक है। देखो E5 इससे ज्यादा, मतलब इससे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये वाला प्लान 4105 रुपए। और फिर इसके बाद है F3 जो है ये वैसे ही है, ज्यादा वैसे नहीं है। तो इसमें देखो क्या क्या मिलेगा, यहाँ आपको पता लग जाएगा। अब ये पेमेंट मेथड लगा दिया ना उन्होंने, नहीं दे रहे, ट्रायल नहीं दे रहे, ये खरीदना पड़ेगा यार, ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई। ये मिलेगी सारी चीजें आपको, कुछ इन्होंने सर्विसेज बढ़ा दिए ना, इसलिए चार्ज जोड़ लिए इन्होंने उसके। अच्छा। अर्लियर E1 लाइसेंस भी हुआ करता था। अरे पहले तो बहुत सारे थे लाइसेंस यार, E1 तो पहले चलता था, E1 तो खत्म कर दिया इन्होंने, पीडीएफ डाउनलोड करना खत्म कर दिया। पिछले महीने तक तो मैंने एक्सेस किया था यार इसे। इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देख रही थी इसके प्लान, इन्होंने बढ़ा दिया यार। अब ये तो ट्रायल के उसमें नहीं आएगा, ये तो परचेज करना पड़ेगा यार। ये परचेज ही करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ इसमें देखो ये कंपैरिजन टेबल है, ये देखो दिखाई दे रहा है, जूम करूं? हाँ बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने इसका जो नाम है ना, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट 365, पहले इसका था ऑफिस 65 नाम था पहले, अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट 365 किया है। देखो माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स, ये इन्होंने ऑफिस हटा दिया इसमें से। ये ऑफिस 65 लोगे ना तो वही मिलेगा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, बस वही मिलेगा आपको। अब इन्होंने क्या है, इसके साथ ये सारी चीजें मिल रही हैं। देखो डेस्कटॉप क्लाइंट ऐप, ऑफिस मोबाइल ऐप्स। अच्छा ये क्या है ना कि इन्होंने क्या है, जब आप इसे लॉगिन करोगे ना तो एक ऑप्शन देगा डाउनलोड का, तो उसमें ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो आप डेस्कटॉप पे अपने, ये सारी चीजें। ऑफिस फॉर वेब, ये देखो इंस्टॉल एप्स अप टू 5 पीसी, यानी कि जो आप यहाँ पे ले रहे हो वो 5 पीसी तक चला सकते हो आप इसमें। और इसके साथ स्टोरेज भी दे रहा है, देखो 2 GB मेल बॉक्स, पर मेल बॉक्स 2 GB स्टोरेज ये आपको देगा। एक्सचेंज प्लान 1, एक्सचेंज प्लान 2। E1 जो प्लान है उसमें 50 दे रहा है, और E2 प्लान यानी कि ये E3 से E5 इन सब में आपको दे रहा है 50, ये 100 GB दे रहा है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें फीचर सारे ही मिलेंगे आपको, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अनलिमिटेड चैट, ठीक है, कॉलिंग और उसके फीचर हैं ये चैटिंग के,
शेयर पॉइंट भी दे रहा है आपको। शेयर पॉइंट यूज किया कभी? नहीं। शेयर पॉइंट बेसिकली क्या है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं शेयर पॉइंट में। मतलब उसमें आप शेयर पॉइंट वगैरह पे होम पेज वगैरह डिजाइन होते हैं ना? हाँ, पेजेस डिजाइन कर सकते हो उसके अंदर। ये सब फीचर हैं इसके। थ्रेट प्रोटेक्शन, थ्रेट प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी, वो भी दे दिया इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इन्होंने तो यार बहुत ही सारी चीजें दे दी इसमें। मल्टी फैक्टर, ये तो आधा एज्योर इसमें कवर करना पड़ जाएगा यार। ये तो कोर्स बढ़ जाएगा तुम्हारा। उसके हिसाब से तो कोर्स आउटडेट हो जाएगा ना ये। ई डिस्कवरी ऑडिटिंग, ये तो पूरा एक्सचेंज सर्वर ही कराना पड़ जाएगा तुम्हें लग रहा है। इसमें तो सारी चीजें दे दी, इसमें तो कुछ छोड़ा ही। सही है। एक हफ्ते पहले बना लेना चाहिए था अकाउंट। 36 डॉलर पर मंथ है इसका कम से कम। $1 कितने का हो गया, कैलकुलेटर से देखो। $1 शायद कितना, 70 रुपए का है। हाँ, 70 था। 2520 रुपए यार, ये तो एक महीने का। $1। तो डॉलर के रेट बढ़ गए होंगे। 75 75 है। हाँ। डॉलर इंटू रुपीज, ओ बाप रे, ये $36 मांग रहे हैं यहाँ पे। 2700 रुपये मांग रहे हैं। तो बात कर लेना भैया एप्रोन वाले से, मैं तो खरीद लूंगा। लेकिन हमें तो वैसे भी एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए ना। नहीं, एजुकेशन पर्पज के लिए तो लेना है, उसमें कोई एजुकेशन अकाउंट थोड़ी बनता है। इसमें सारी चीजें मिलेंगी इसमें तो आपको। अच्छा, वो भी A3 वाला ही लेना पड़ेगा। हाँ, कम से कम तो ये लेना पड़ेगा ना। ओके। कम से कम देखो, ये सबसे छोटा यही है आपका। ओके। ये तो कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है ये शायद, वर्कफोर्स। ये तो अलग है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं लगता है। ये फीचर नहीं होंगे उतने। 575 में क्या देगा यार ये। यही मिल रहा है एक्सेल एक्सचेंज नहीं मिला 5.1 इसके अंदर। नोटिंग्स। हाँ, तो कोई इसके अंदर फायदा ही एक्सचेंज है ही नहीं। नहीं, यूज ही नहीं कर सकते ना एक्सचेंज को, इसमें है ही नहीं। क्योंकि एक्सचेंज की सर्विसेज यूज करनी है तो आपको ये लेना पड़ेगा, या फिर E5 अनअवेलेबल बता रहा है, ये तो ले नहीं सकते इसमें। The product is currently unavailable for your country. इस कंट्री में नहीं है ये। 2305 रुपये। ट्रायल होता, मैं ट्रायल से करवा देता। हाँ, अभी एक तक तो बार था और 30 days ट्रायल। एक बार और देख लेता हूँ यार, मेरा अकाउंट अगर ओपन हो जाए तो अच्छी बात है। एक दूसरा भी था यार मेरे पास का, मैं यूआरएल भूल गया हूँ। तो करके देखता हूँ अगर खुल जाए तो। नहीं खुलने दे रहा है तो। ये क्यों आ गया इसमें? देखता हूँ या फिर सेटअप तो नहीं है इसमें।
अभी सेव नहीं कर रखा। लॉजिक खुल गया। खुल गया। इसका वैसे एक लिंक भी मिला है मुझे जिसमें आ रहा है 1 मंथ फ्री ट्रायल। अरे आ रहा है तो उसको कर लेंगे, अगर वो चल रहा है तो अच्छी बात है। तो ये देखो आपका जो है इस तरह से ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर्स, एक्टिव यूजर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको यूजर दिखाई देंगे जो आपके यहाँ पे, ये देखो ये मेरा जो चल रहा है ये 365 E5 डेवलपर एडिशन है। ओके। ये देखो E5 डेवलपर है, ये पहले लिया होगा ना मैंने, तो ये अभी तक चल रहा है मेरा, एक्सपायर नहीं हुआ ये, ठीक है। लगता है 1 ईयर का था शायद, ये चल रहा होगा अभी तक। अच्छा। तो ये चल जाएगा।
देखो ये टेनेंट नेम है सिस लर्निंग, यहाँ पे आओगे ना तो ये दिखाएगा। तो ये अलग अलग अकाउंट बना रखे थे मैंने। बिलिंग में होगा, यहाँ पता लग जाएगा। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, ये प्रोडक्ट नेम देखो ये आ रहा है E5 डेवलपर। एक्टिव आ रहा है। एक्टिव है, ये एक्सपायर होगा अप्रैल में। अप्रैल में होगा। चलो बच गए, इससे कर लेंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं हो रहा था ना, वो लगता है एक्सपायर कर गया था दूसरे वाला, तो ये वाला चल रहा है हमारा। ठीक है, इससे कर लेंगे। एक्टिव दिखा रहा है अभी तो। अवेलेबल लाइसेंस 8 बच्चे हैं इसमें। देखो टोटल 25 लाइसेंस में से 17 यूज हो चुके हैं। राइट। ठीक है ना, तो जितने अकाउंट मैंने यूज किए होंगे ना, यहाँ पे देखो जो एक्टिव यूजर्स है ना, जितने अकाउंट मैंने यूज किए होंगे, ये देखो देख रहे हो, तो इन सब के लाइसेंस यहाँ पे कंज्यूम हो चुके हैं। और जो रिमेनिंग लाइसेंस होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको लाइसेंसेस में जाके। 8 लाइसेंस अभी बचे हैं यहाँ पे, तो बाकी आप हटा के दोबारा से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। बिल पेमेंट में यहाँ आपको दिखा देगा कि आपका बिल अमाउंट इतना हुआ है। ये तब होता है कि जब आप कंटिन्यू इसको यूज करते रहते हो ना, तो दिखाता रहता है आपका नेक्स्ट बिल का वो ड्यू है। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, इसमें तो खाली दिखा रहा है ये आपने बिलिंग अकाउंट कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, स्टेटस एक्टिव है कि नहीं है। पेमेंट मेथड में अगर आपने कोई कार्ड वगैरह लगा रखा है तो वो यहाँ पे कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हो आप इस पे। ओके। ठीक है, बाकी ईमेल आईडी वगैरह दिखा रहा है किस ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड है ये। ठीक है, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम आ रहा है सिस लर्निंग, तो ये टेनेंट नेम होता है। जब स्टार्टिंग में आप करोगे तो इससे क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है ना, ठीक है। और ये हमारा नीरज अकाउंट जो है वो ग्लोबल एडमिन है। देखो यहाँ से आप ग्लोबल एडमिन चेंज कर सकते हो, दिखा रखा है बताओ चेंज ग्लोबल एडमिन। ये देखो, तो ये आपका ग्लोबल एडमिन है। ठीक है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है। ठीक है, ओके। वैसे अगर हम ये टेनेंट नेम ना दें और ऐसे सिंपल करें तो भी हो जाएगा? नहीं होगा, तब फिर नहीं आपको होगा, डोमेन ये नेम देना ही परचेज पड़ेगा। करना। अच्छा, डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। फिर अगर आप ऑन माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहते हो तो आप अपने डोमेन का खुद भी ले सकते हो। जैसे आपने कहा एक डोमेन आपने परचेज कर लिया, मान के चलते हैं abc.com, तो फिर आपका ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेगा? pooja@, ठीक है, abc.com। abc.com आपकी कंपनी का नाम हो गया। ठीक है। देखो जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जैसे HCL पे कर रहे हो काम, ठीक है, हाँ। तो वहां पे आपकी ईमेल आईडी कैसे बनती है? आपका नाम @HCL.com। राइट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वहाँ ऑन माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या अपना खुद का डोमेन परचेज किया हुआ है, तो उनका जो मेलिंग सिस्टम है वो उस डोमेन पे शिफ्ट हो चुका है। राइट। राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास तो कोई डोमेन नहीं है, तो हमने क्या कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टेनेंट नेम डालना इसलिए जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर डालोगे नहीं तो क्रिएट ही नहीं होगा। ओके। ठीक है, अगर आप पहले से आपने मतलब पहले आप टेनेंट नेम डाल के आपने ऑन माइक्रोसॉफ्ट पे कर रखा है, बाद में आप कस्टम डोमेन ऐड करके उसको हटा सकते हो। अच्छा, ओके। ये भी ऑप्शन है, मतलब हम अपनी साइड से कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब इसी के नीचे यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके देखो नीचे
आप जाओगे ना मोर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ये एक्सचेंज की सारी चीजें मिलेंगी आपको। सिक्योरिटी कंप्लायंस। ये देखो अभी इसमें जो नए फीचर उन्होंने ऐड किया है उसके लिए कह रहा है लर्निंग, फिर से साइन अप आ गया। चलो पासवर्ड तो नहीं मांगा इसने। तो ये इसके अंदर देखो डिफेंडर वगैरह के फीचर अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो पहले नहीं था, ये ऐड कर दिया इन्होंने लगता है, अब ऐड किया है इन्होंने लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर आप देख रहे हो ना, ये सारे अब ऐड किए उन्होंने। ये देखो पहले इसमें से कम फीचर थे लेकिन अब इन्होंने ज्यादा डाल दिए। इंसिडेंट अलर्ट, हंटिंग, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है। थ्रेट एनालिटिक्स ये उसी के अंदर है, डिफेंडर के अंदर। तो ये डिफेंडर को मैनेज करोगे उसके लिए है ये। ओके। ठीक है, इसीलिए दोबारा से वो वहां पे लॉगिन मांग रहा था ना। ये देखो ये एडमिन सेंटर है। सिक्योरिटी में गए तो नया यहाँ पे खुल गया, देखो सिक्योरिटी का अलग पोर्टल है, security.microsoft.com, वो था एडमिन सेंटर। ठीक है, ये डिफेंडर है हमारा। इसकी तरह कंप्लेंस, ये कंप्लेंस सेंटर खुलेगा देखो। अच्छा, अब मतलब सब सारी चीजें सबके लिए इन्होंने इसके अलग अलग कर दिया, पहले क्या था अलग-अलग कर कंबाइन दिया। था सारी चीजें। ये देखो कंप्लेंस पोर्टल है ये, तो कंप्लेंस Compliance पोर्टल को वाला। अलग मैनेज कर सकते हो आप। ये देखो बता रहे थे ना, देखो उसमें ई डिस्कवरी और ये सारी चीजें ऐड कर रखी है। तो अब ये इन्होंने ऐसे अलग तो अलग कर दिया, ये पहले उसी जो के अंदर था सारा कुछ। ये जो 365 एडमिनिस्ट्रेटर होता है यही ये सारी चीजें मैनेज करता है, कंप्लायंस भी, सिक्योरिटी हाँ यही भी। तो मैनेज करेगा। एंड देखो इसके पोर्टल पे ही तो अवेलेबल है, ये देखो एडमिन सेंटर में क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, एंड अच्छा। पॉइंट मैनेजर, ये देखो इसका अलग पोर्टल खुलेगा। ये देखो ये एज्यूरो के साथ लिंक करके इन्होंने सारी चीजें दे दी है इसके अंदर। एंड अच्छा पॉइंट मैनेजर, एडमिन सेंटर, तो इसमें ये सारी चीजें हैं। अच्छा। देखो अच्छा। टीनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये इसके अंदर दे रखा है। यहाँ पे देखो ये टीनेंट बना हुआ है ना, यहाँ पे और भी बना सकते हो अब लगता है इसमें। इसमें तो अभी एक का ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, उसी को मैनेज करने के लिए है। तो एक दो तीन तीन पोर्टल तो इसके अंदर दे रखे हैं। एज्यूर एडी, ये देखो यहाँ से एज्यूर एडी को मैनेज कर सकते हो। अच्छा, तो ये सारे अलग अलग इन्होंने क्या दे दिया, अब अलग अलग पोर्टल दे दिए। पहले ये सब तभी एक में होता था। पहले सब एक में होता था ये, अच्छा। इसीलिए तो पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। ये देखो ये मेरे ऑन प्रीमाइसेस यूजर हैं, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये ऑन प्रीमाइसेस यूजर मैंने माइग्रेट करके लाया था कुछ, तो वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एज्यूर एडी। ठीक है ना, ये देखो देख रहे हो ना कितने सारे यूजर है। ये सारे यूजर मैंने जो है एक दूसरा सर्वर बना रखा था ऑन प्रीमाइसेस, वहां से यहाँ पे माइग्रेट किए थे। अच्छा। ठीक है, दूसरी क्लास चल रही थी ना तो उसमें करे थे, तो ये उसके लिए था। और ये एक्सचेंज है आपका, ये एक्सचेंज पोर्टल आएगा। ये मेन चीज ये है, देखो जो ऑफिस 365 का आपका जो है ना एमएस एक्सचेंज वाला, वो इसमें चलेगा। ये एक्सचेंज वाला है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, अब देखो एक्सचेंज का तो चलता है एडमिन सेंटर से, एक्सचेंज एडमिन सेंटर, इसमें आप ऑफिस 365 यूज कर सकते हो मेलिंग के लिए। तो मेलिंग वाली सारी चीजें यहाँ करेंगे। ठीक है ना, देखो ये अलग चीज है, एज्यूर एडी अलग चीज है। ये इन्होंने देखो एंड पॉइंट अलग चीज बना रखा है। 364 कंप्लेन सेंटर अलग बना दिया इन्होंने, सिक्योरिटी सेंटर अलग बना दिया। तो इन्होंने अब ये इसके अलग अलग कोर्स करने पड़ेंगे आपको। मतलब अब इन्होंने क्या किया होगा ना, इनके लिए अलग अलग कोर्स बना दिए होंगे, उनके लिए अलग अलग आउटलाइन बनाई होगी, क्योंकि इतना सारा नहीं है आपके उसमें। आपके उसमें तो सिर्फ आपका एक्सचेंज वाला पोर्टल है। अब देखो एडमिन सेंटर के थ्रू जा रहे हैं ना आप, तो आप जो एक्सचेंज को यूज करोगे ना यहाँ से, ये ना देखो एक्सचेंज एडमिन सेंटर, इसको यूज करोगे यहाँ पे, जैसे मेल बॉक्स बनाना, ग्रुप बनाना, रिसोर्स बनाना, कॉन्टेक्ट बनाना, ये सारे आएंगे। ठीक है ना, ओके।
तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो ये क्या सिर्फ एक्सचेंज मैनेज करते हैं या बस ऑल ओवर पूरा 365 ना मैनेज ये करते हैं? पूरा मैनेज नहीं करेंगे, सिर्फ ये इसको मैनेज करेंगे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर को। ओके। बाकी ये सारी मैनेज नहीं करेंगे। ये फिर अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेज करते होंगे ना इसी हाँ के थ्रू? ओके। हाँ, इसमें एज्योर एडी आप कर सकते हो, अगर माइग्रेशन वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर इसके लिए आपको ऑन प्रीमाइस एक्सचेंज सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके। तो एक्सचेंज पे काम किया पहले कभी? नहीं किया ना? तो अगर उस पे काम करते ना आप थोड़ा, तो आपको आइडिया हो जाता है इस चीज का। तो वो भी सिखा दो आप। वो तो देखो उस पे टाइम लगता है, 2 महीने टाइम लगता है उसमें सिखाने में, ऑन प्रीमाइसेस वाला। ये तो आपने आपका जो सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है? मैंने आपने सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है? हाँ। हाँ अच्छा। सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मैं माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर हूँ, MCT। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। अब देखो इसमें अगर देखो मेरे हिसाब से अगर आप चलते हो हाँ। तो उसके लिए देखो मैंने बना रखा है कोर्स वैसे तो उसमें तो आपको टाइम लग जाएगा, पर चक्कर ये है उसमें करीब आपको 2.5 से 3 महीने लगेंगे पूरा करने में। अच्छा। नहीं एक्चुअली ना अभी यहाँ पे मतलब मैं ना अपनी टेक्नोलॉजी स्विच करना चाहती हूँ, तो फिर इसीलिए 365 में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा चलो ये नई चीज भी है, इसको सीखते हैं। देखो अगर वैसे करना चाहते हो कंप्लीट बिल्कुल A to Z, तो उसके लिए तो देखो ये जो मेरे पास कोर्स है ये आपको करना पड़ेगा पूरा। ये देखो अब इसमें देखो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे, जैसे ये देखो अब इसमें देखो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, सिंगल साइन ऑन, डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है, प्लान एंड सब्सक्रिप्शन अभी पढ़ लिया हमने, ठीक है, टेनेंट क्या होता है तो पढ़ लिया, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ लिया, सब्सक्रिप्शन लाइसेंस, डोमेन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आएंगी। DNS आपको अलग पढ़ाना पड़ेगा, DNS एक्सचेंज का कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, काफी कुछ है इसमें तो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें करीब आपको 3 महीने के आसपास लग जाते हैं। एज्योर AD के साथ कनेक्शन बनाना है, वो सारी चीजें हैं बहुत सारी, ठीक है ना। ADFS है इसके अंदर, देख रहे हो ना कोर्स। हाँ काफी ज्यादा है। ये पूरा कोर्स है, ये देखो लास्ट में माइग्रेशन होता है।